नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो CET में जो आपका ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी के अलावा HSC का कोई अन्य एग्ज़ाम है या फिर आप किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका HSC का है या स्टेट है, DT+ भी है या एकलव्य मॉडल वाला या कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें आज हम यहाँ पर जो करंट अफेयर्स और इसके अलावा आपके जो भौतिक विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 है इसकी मेज़बानी न करने का फैसला हाल ही में किया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो आगे 2026 में होंगे, गोल्ड कोस्ट, पर्थ, सिडनी या फिर विक्टोरिया। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा टी वाला। तो ये विक्टोरिया है जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 के आगे जो होने थे उनकी मेज़बानी न करने का फैसला किया है। उसके बाद आ जाता है कांग्रेस नेता ओमान चंडी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरल के? तो ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? और ये थे केरल के। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए हाल ही में समझौता किया है? चीन, यूके, फ्रांस या फिर जर्मनी के साथ? तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? और ये जो समझौता किया गया है फ्रांस के साथ। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। उसके बाद आ जाता है विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन विंबलडन जो ग्रैंड स्लैम है ये जीतने वाली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी? मार्केंडा, वोंद्रोसोवा, ओन्स जावेवोर, बारबोरा स्ट्राइकोवा या हसिवसुवी? तो यहाँ पर जो इसमें ये महिला खिलाड़ी जो है इनका नाम है ऑप्शन ए मार्केटा वोंद्रोसोवा। उसके बाद है नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? किसमें नीति आयोग का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र ने? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाता है PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य या फिर UT में है? पुदुचेरी, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में? तो PM जो मोदी है इन्होंने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का जो उद्घाटन किया है तो ये कहाँ पर है? और यह है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद आ जाता है केंद्रीय पंजीक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? कौन सा केंद्रीय पंजीक सहारा रिफंड पोर्टल? गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? और इस मंत्रालय का जो नाम है सहकारिता मंत्रालय है, जो ऑप्शन बी में है। उसके बाद आ जाता है PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? ये जो सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। एग्जाम में इसका उल्टा कर कभी दिया जा सकता है कि ये जो सम्मान है किस देश ने दिया है या किस देश ने कौन सा सम्मान दिया है PM मोदी को। तो यहाँ पर जो देश है इसकी बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी, तो ये फ्रांस है। तो फ्रांस ने PM मोदी को कौन सा सम्मान दिया है? सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। उसके बाद है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता है? MR पुवम्मा, ज्योति याराजी, दूती चंद या हिमा दास? तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता है?
और ये इनका नाम है ज्योति यारा जी, जो ऑप्शन बी में है। उसके बाद है अपने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय हाल ही में कौन बने हैं। तो अपने डेब्यू टेस्ट में ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल। तो डेब्यू टेस्ट में क्या है, शतक लगाने वाले 17वें नंबर के भारतीय जो इनमें बने हैं, इनका नाम है यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन सी। उसके बाद है किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का एक उद्घाटन किया है। तो ये कौन सा बैंक है जिसने कहाँ पर, गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा है, ये बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद है चंद्रयान 3 मिशन हाल ही में लॉन्च कर दिया गया था। तो इस मिशन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन हैं, के सिवान, एस सोमनाथ, पी वीरमुथवेल या सी वेणुगोपाल। तो जैसा कि आपको पता है, हाल ही में चंद्रयान मिशन जाओ लॉन्च कर दिया गया था और अभी क्या है, वो सुप्तावस्था में है और उसको जगाने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता इसरो को नहीं मिली है। तो यहाँ पर इसके जो ये प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर है, ये इनमें से कौन थे, तो ये थे जो ऑप्शन सी में है, पी वीरमुथुवेल। उसके बाद है जस्टिस उज्ज्वल भुइया के साथ किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ ली है। राजेश कुमार, PK सिन्हा, SV भट्टी या अजय कुमार। तो जस्टिस उज्ज्वल भुइया के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो हाल ही में शपथ ली है, तो ये है SV भट्टी। उसके बाद आ जाता है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। स्थिति शिवलिंगम, जेरेमी लारिनुंगा, शुभम तोड़कर या अंचिता सेवली। तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, और यह है शुभम तोड़कर, जो ऑप्शन सी में है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन थे, और अब हम यहाँ पर जो हमारे भौतिक विज्ञान वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चनों की जो संख्या यहाँ पर 100 है, तो इसलिए हम इनको जल्दी जल्दी से भी करने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपका भी समय कम लगे और कम समय में अधिक तैयारी हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम जो उसका भी समय कम रह चुका है। तो पहला क्वेश्चन आया है कार्य मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट या फिर डाइन का, और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला। तो कार्य किसका मात्रक है, ये जूल का है। उसके बाद है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी, समय, प्रकाश या फिर धारा की। तो किसकी है, ये दूरी की है। तो ये जो मापा जाता है दूरी को, ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट है बल की SI यूनिट क्या है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल या फिर वोल्ट। तो बल की SI यूनिट क्या है और कौन सी है, तो ये न्यूटन है। उसके बाद है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने का। तो सूची 1 को 2 के साथ जब हम मिलान करेंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बनेगा, 1 2 3 4। उच्च वेग ये कह देते हैं मैक, तरंग धैर्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल और ऊर्जा जूल। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सूची है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी सूची 1 को 2 के साथ ही मिलान करना है। सूची 1 में भौतिक राशि और 2 में इकाई दी गई है, तो इसका भी मिलान करना है। और मिलान करने में जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए वाला, 3 1 2 और 4। तो दूरी जो है इसको मापा जाता है किसमें, प्रकाश वर्ष में। पदार्थ की जो मात्रा है ये होती है मोल, विद्युत आवेश की मात्रा ये है कूलाम, और ऊर्जा यह है वाट घंटा में। तो इस प्रकार से यहाँ पर भौतिक राशि और इनकी इकाइयाँ। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी सूची 1 को 2 के साथ ही मिलान करना है। तो वैसे ही यहाँ पर भी राशियाँ और साथ में इकाई दी गई है। और यहाँ मिलान करने में जो इसमें बनेगा जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, 4 3 1 और 2।
तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे त्वरण है, त्वरण की जो यहाँ पर इकाई है कौन सी है, तो ये मीटर प्रति सेकंड की पावर 2 है। बल की कौन सी है, बल की है न्यूटन। कृत कार्य की कौन सी है, जूल। और आवेग की कौन सी है, ऑप्शन 2 वाली, तो यह है न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट आ जाता है एक खगोलीय इकाई का संबंध है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो एक खगोलीय इकाई का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 से रहेगा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पारसेक एक इकाई है, तो ये किसकी है, दूरी की है, समय है, प्रकाश की चमक है, या चुंबकीय बल की है। तो पारसेक जो है यहाँ पर इकाई है और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो किसकी है, ये दूरी की होती है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, या सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है, कौन सा, जो ऑप्शन डी में आया है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। इसके अलावा आपके 3 आंसर यहाँ पर बन जाते हैं। डेसिबल किस में होती है, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अश्व शक्ति को जो शक्ति की इकाई के रूप में, और समुद्री मील को नौ संचालन में दूरी की इकाई के रूप में मापा जाता है। तो ये जो इसका हो जाएगा। उसके बाद है ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति, तीव्रता, ज्योति फ्लैक्स, दोनों या कोई सा भी नहीं। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ये किसका है, ये ज्योति फ्लैक्स का है। उसके बाद है भौतिक मात्रा, ज्योति इकाई है, सीमेंस, टेस्ला, लक्स या फिर वेबर। तो इकाई क्या है, भौतिक मात्रा यहाँ पर ज्योति की जो इकाई है, जो ऑप्शन सी में आई है, तो ये लक्स है। उसके बाद आ जाता है पास्कल इकाई है, आर्द्रता, दाब, वर्षा या फिर तापमान की। तो पास्कल किसकी इकाई है, और ये दाब की है, दाब मापने की। नेक्स्ट आ जाता है कंडेला, ये मात्रक है, ज्योति फ्लैक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता का। तो कैंडेला मात्रक किसका है और किसका है, तो जो ऑप्शन डी में आई है, तो ये ज्योति तीव्रता का है। उसके बाद आ जाता है ऊर्जा की एसआई इकाई, जूल, न्यूटन, हर्ट्ज या फिर पास्कल है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई और इसका जो संबंध है, जो ऑप्शन ए में है, तो ये जूल है। उसके बाद आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई कौन सी होती है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की टेस्ला, एम्पेयर, कोबाल्ट या फिर ओम। तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई कौन सी है, जो ऑप्शन 1 में है, तो ये टेस्ला है। नेक्स्ट आ जाता है हर्ट्ज, क्या मापने की एक यूनिट है, तरंगदैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तीव्रता या फिर तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज मापने की एक यूनिट है, कौन सी, जो ऑप्शन डी में आई है, तरंगों की आवृत्ति। उसके बाद है विद्युत मात्रा की इकाई एम्पेयर है, ओम है, वोल्ट है या फिर कूलम है। तो विद्युत मात्रा की इकाई कौन सी है, तो ये एम्पेयर है। उसके बाद आ जाता है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई कौन सी होती है, वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या फिर मीटर। तो एसआई पद्धति में जो लेंस है, इसकी शक्ति की इकाई जो यहाँ पर बी में आई है, तो ये डायोप्टर होती है। नेक्स्ट आ जाता है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, कंडेला, एम्पेयर, समुद्री मील या डेसिबल में। तो ध्वनि जो होता है, ध्वनि मापी जो जाती है, ये डेसिबल में होती है, जो ऑप्शन डी में है। डीबी भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद है एम्पेयर, क्या मापने की एक इकाई है, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या फिर पावर। तो एम्पेयर जो होते हैं, जो ऑप्शन बी में है, तो इससे करंट मापा जाता है कि किस जो साधन है उसमें कितने एम्पेयर वो ले रही है, कितना लोड ले रही है, तो ये करंट है। उसके बाद आ जाता है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक, डाइन, न्यूटन या मीटर। तो यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक कौन सा है, जो ऑप्शन सी में है, तो ये न्यूटन है। उसके बाद आ जाता है तापमान की एसआई इकाई कौन सी है, रेमर स्केल, केल्विन, एम्पेयर या कैंडेला। तो तापमान की एसआई इकाई कौन सी है, जो ऑप्शन बी में है, तो ये केल्विन में होती है। उसके बाद आ जाता है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है,
OHM, OHMCM, OHMCM या OHMCM पावर 2। तो यहाँ पर इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये OHMCM है। नेक्स्ट आ जाता है संवेग का सही मात्रक कौन सा है, एम्पेयर, केजीएम, सेकंड, जूल या केजीएम। तो संवेग है यहाँ पर संवेग का सही मात्रक जो ऑप्शन बी में है, केजीएम सेकंड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय वेग या फिर द्रव्यमान। तो सदिश राशि कौन सी नहीं है, जो ऑप्शन डी में आई है, द्रव्यमान। इसके अलावा संवेग, वेग और कोणीय वेग माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है अदिश राशि, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या फिर ये सभी। और कौन से हैं, जो ऑप्शन ए में है, तो ये है ऊर्जा। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से एक सदिश राशि है, अदिश कौन सी थी, ऊर्जा। अब यहाँ पर सदिश कौन सी है, और यहाँ पर जो इसमें सदिश आई है जो ऑप्शन ए में है, तो ये संवेग है। उसके बाद है यहाँ पर एक सदिश जो राशि नहीं है। अब इनमें कौन सी है, अब हमने देखा था कि सदिश राशि संवेग है, तो अब यहाँ पर नहीं है, विस्थापन, वेग, बल या आयतन नहीं है, तो कौन सी, जो ऑप्शन डी में है, आयतन। और सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय या फिर लंबाई, जो ऑप्शन ए में है, तो ये वेग है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाप नहीं है, परिमाण नहीं है, तो कौन सा है, घनत्व, द्रव्यमान, चाल या फिर आयतन। तो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, कौन सा, जो ऑप्शन बी में है, द्रव्यमान। उसके बाद है त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र है कौन सा है, इनमें फार्मूला कौन सा है, जो ऑप्शन ए में आया है, ए बराबर बी माइनस यू बटे टी। नेक्स्ट आ जाता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, किसमें, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में, वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल, कौन सी है, जो ऑप्शन सी में है, तो ये द्रव्यमान है। उसके बाद आ जाता है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति या फिर बल का। तो प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, और यहाँ पर देखिए तो कौन सा, ऑप्शन सी वाला, कोणीय गति का। नेक्स्ट आ जाता है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल होगा, कम, अधिक, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो एक लड़की अगर झूल पर बैठी झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल, तो इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, क्या है, घूर्णन करती हुई मतलब घूमती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा या कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए तो कौन सा है, ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुणा कर दिया जाए तो उसका वेग जो है या उसकी त्वरण दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुणा या फिर भार 2 गुणा हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुणा कर दिया जाए, किसको, चलती हुई कोई वस्तु है, उसकी जो वेग है, गति है, तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो क्या होगा, गति जो उसकी ऊर्जा है वो 4 गुणा हो जाएगी। उसके बाद है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, दोनों सत्य है या फिर दोनों गलत है। तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होगा क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। उसके बाद आ जाता है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर गैलीलियो का गति विषयक नियम है।
तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तो कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये जो यहाँ पर आया है ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। तो ये पहला नियम था। उसके बाद है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रम अनुपाती होता है, बल के अनुत्क्रम अनुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या फिर शून्य होता है। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो कौन सा है ये? बल के अनुक्रम अनुपाती ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए या इसका परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है इसके अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित बल, तो यहाँ पर इसमें देखें तो सही आंसर कौन सा रहेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। उसके बाद है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर कोई सा नहीं है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है। तो ये न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम है। तो यह है तृतीय नियम। उसके बाद है जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर ये सभी। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के अंतर्गत है? जो ऑप्शन यहाँ पर सी में है। तो ये तीसरा नियम है। उसके बाद है जब कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये कथन था न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या गैलीलियो का, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये है न्यूटन का। उसके बाद है बल की परिभाषा आती है न्यूटन के पहले नियम, दूसरे, तीसरे या गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो बल की परिभाषा आती है और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, गति के पहले नियम से। उसके बाद है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता, जड़ता, कुलभार या असक्रियता। और इसे देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जड़ता है। नेक्स्ट है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्णन का नियम, ऊर्जा, जड़तम या संवेग का नियम। तो न्यूटन का जो पहला नियम है उसको कहते हैं कौन सा? जड़ता का नियम। नेक्स्ट आ जाता है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। उसके बाद है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा, न्यूटन का पहला, दूसरा या फिर जो तीसरा नियम है उसके द्वारा। तो चलती हुई बस में जब अचानक से ब्रेक लगेंगे तो इसका जो यहाँ पर कारण है ऑप्शन बी वाला। तो ये न्यूटन का कौन सा है? पहला नियम है। उसके बाद है रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो रॉकेट कौन से सिद्धांत पर काम करता है? ये करता है न्यूटन का जो तीसरा नियम है, तृतीय नियम। उसके बाद है असव यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण जड़त्व, आघूर्णन, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम का जड़त्व या गति का तीसरा नियम है। तो इसका है ऑप्शन सी वाला, विश्राम का जड़त्व नियम। तो सेम स्थिति यहाँ पर बस में भी है, जैसे बस चलती है तो व्यक्ति पीछे की तरफ जाते हैं।
तो सेम वही स्थिति यहाँ पर भी है। यह सब यदि एकदम से चलना प्रारंभ कर दे तो गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़ता का होना होगा। उसके बाद है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो या हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो आपने देखा भी होगा जब आप किसी गेंद को पकड़ते हैं, अगर उसे अपने हाथ को स्थिर रखकर पकड़ते हैं और यदि उसी को आप पीछे की तरफ करके पकड़ते हैं तो इसका जो इसमें कारण है ऑप्शन ए में है। तो बॉल विश्राम स्थिति में आ जाती है। और देखो भी होगा आपने बचपन में या वैसे भी अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो जैसे गेंद को अगर वो पीछे की तरफ करके पकड़ेगा तो उसके हाथ पर जो चोट है वो कम लगेगी, अगर स्थिर करके पकड़ेगा तब ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट आ जाता है बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का या फिर भार और त्वरण का। तो बल जो है गुणनफल है किसका, द्रव्यमान और त्वरण का। उसके बाद है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घटा होता है, मात्रा परिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा और भार दोनों में कमी होती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति क्या होगी, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, घटेगा, वही बना रहेगा या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएं। तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये क्या है, जी का मान इसमें बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है। तो शरीर का जो वजन है इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये ध्रुव पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, कोई वायुमंडल नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो जितना आप पृथ्वी पर कूद सकते हैं उससे ज़्यादा आप चंद्रमा पर कूद सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ऊंचा कूदने का, उछल सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। उसके बाद है 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ रखने के लिए किया गया कार्य है 20, 200, 981 या 0 जूल है। तो 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई तक पकड़ रखने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाएगा, 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कर रहा है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक अधिकतम या धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं। अगर एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, उसे हिला नहीं सकता है, तो उसको कहा गया है। और इसमें देखें तो हमारा जो ऑप्शन है रहेगा ये वाला, तो कोई भी कार्य नहीं। उसके बाद है पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो, शक्ति संरक्षण हेतु या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो जब पहाड़ी पर चढ़ा जाता है तो एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तो इसका जो यहाँ पर कारण है स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, जब आप किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाते हैं। उसके बाद है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी वो नहीं गिरती है, तो ये क्यों है, इसका क्या कारण है। इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है या एक आश्चर्य है। तो इसका जो यहाँ पर कारण जो है ऑप्शन ए में है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। उसके बाद है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी के पाइप फट जाते हैं, इसका कारण क्या है। जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाएगा, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है और उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है,
या जमने के बाद पानी का धातु गल जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है ऑप्शन सी में दिया गया है कि जमने के बाद पानी का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्या? पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या कांच ऊष्मा का कुचालक है। और इसमें देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो सेम स्थिति है यहाँ पर, चाहे पाइप है या फिर बोतल है, आयतन बढ़ जाएगा। उसके बाद है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा। तो यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो इस पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन सी, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के भार से कम है, ज़्यादा है, नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, या नाव के भार के बराबर? तो एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कौन सा है? जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। उसके बाद है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का नियम, दूसरा, तीसरा, या पहले और दूसरे नियम का संयोजन? और इसका जो कारण है ऑप्शन ए वाला है। तो गति का पहला नियम है। जैसे कालीन है उसके अंदर धूल होती है, जब उसे डंडे से पीटते हैं तो पहले वो स्थिर होती है, लेकिन उसके बाद पीटने पर वो उसमें हलचल होती है और निकल जाती है। तो मतलब ये क्या है? गति का पहला जो नियम है यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है। बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका जो यहाँ पर इसमें कारण है ऑप्शन जो डी में दिया गया है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। उसके बाद है रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। बर्फ़ मुलायम स्पंजी होती है क्योंकि रोड़ी कठोर होती है। पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होगा। बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, या कोई सा भी नहीं। तो इसका भी जो कारण है ऑप्शन बी वाला ही है कि बर्फ़ तथा पैर के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होगा। उसके बाद है लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। ये क्यों? लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को, बैल जो है उसको खींचने की जगह पर लुढ़काना, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प, मतलब या फिर कह सकते हैं कोई सा भी नहीं। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन है बी वाला है। तो लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर। एक नदी में चलता हुआ जहाज अगर समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर होगा, नीचे होगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। और इसका जो कारण है ऑप्शन बी में है, थोड़ा क्या है वो ऊपर हो जाता है। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है और पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पारे से कम, या पारा पानी से भारी है। अगर
एक कील को हम पारे में डालते हैं तो तैरने लग जाती है और वही पानी में डाले तो डूब जाएगी। इसका जो कारण है ऑप्शन सी में दिया गया है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम। नेक्स्ट है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होगा? विस्थापित पानी के भार के बराबर, पानी के भार से कम, पानी के भार से अधिक या पानी के भार से संबंध नहीं रखता है। तो जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, विस्थापित पानी के भार के बराबर। उसके बाद है, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी है। बर्फ़ पानी के जमने से बनती है। बर्फ़ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। बर्फ़ पानी से हल्का होता है और अल्कोहल से भारी। तो इसका जो कारण है किसमें? ऑप्शन डी में है। बर्फ़ पानी से हल्की लेकिन अल्कोहल से भारी होती है। नेक्स्ट है, स्टील की गोली पारे में तैरती है। पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। यह गोली तैर नहीं सकती। तो इसका भी यहाँ पर जो कारण है ऑप्शन बी में बताया गया है। पारे का जो घनत्व है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पैंदी में बैठ जाएगी, पारे की सतह पर तैरेगी, घुल जाएगी या कोई सा नहीं। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाए तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, ये पारे की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? 0, 1, 2 या 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? जो ऑप्शन डी में है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर, जो ऑप्शन डी में है, उसका घनत्व। नेक्स्ट है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्या तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है? समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायता करती हैं। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है या समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? और इसका जो कारण है ऑप्शन सी में बताया गया है, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न तापमान या निम्न श्यानता के कारण। तो बादल कब वायुमंडल में तैरने का कारण? जो ऑप्शन बी में है, निम्न घनत्व के कारण। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लवन करते हैं आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहेगा? 1/9, 10, 6 या 1/4 भाग। तो इसमें जो रहेगा 1/9 भाग। नेक्स्ट है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ेगा, घटेगा, घनत्व बढ़ेगा या घनत्व घटेगा। तो बांध जो होता है उसके नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। तो इसका जो कारण है ऑप्शन ए वाला है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है, चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है। इसका कारण,
पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाएगा, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण या पानी की श्यानता के कारण। तो चौराहे पर पानी की फुहारों में गेंद नाचती रहती है, इसका जो कारण है ऑप्शन ए में है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। निचले तल का तापमान अधिक होगा, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है या इनमें से कोई सा भी नहीं, और इसका जो कारण है ऑप्शन बी में है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है या इसके सभी कारण हैं। तो अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो उसे जो है हिलने की बजाय लेट जाने की सलाह दी जाती है। तो इसका जो कारण है ऑप्शन ए में है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। उसके बाद है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े क्या वो आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा, और दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं रहेगा। तो अगर हम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रखें तो वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका जो कारण है ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाएगा। नेक्स्ट है, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है? छतों का आकार जटिल है, छतें कसकर बंधी नहीं होती, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न करती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उखड़ जाती है। तो ज़्यादा हवा चलने पर या तेज़ आंधी आने पर छतें जो होती हैं, जो हल्की होती है टीन की, वे उड़ जाती हैं, और इसका जो कारण है ऑप्शन सी में दिया गया है कि छत की ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न करती है और छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। उसके बाद रेल की पटड़ी के नीचे लकड़ी या फिर कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, वह झटकों को अवशोषित कर सके। फिर पटड़ियाँ सही तरीके से लगाने के लिए पटड़ियाँ समानांतर बनी रहे या रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो जैसे रेल की पटड़ी होती है उसमें आपने लोहे की, अब तो पहले ये लकड़ी की आती थी, अब तो सीमेंट वाले जो खंभे वो लगाने लग गए हैं। तो ये प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका जो कारण है ऑप्शन डी वाला है, ताकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून आने लगता है। ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून आने लगता है। तो इसका जो कारण है ऑप्शन डी में दिया गया है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से सही बाहर निकल जाती है, इसका कारण क्या है? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आएगी, वृद्धि होगी, अपरिवर्तित रहेगा या कुछ नहीं होगा, ये इनमें से कोई सा नहीं है। तो इसका जो कारण दिया गया है ऑप्शन ए में है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। जैसे हम ऊपर हम जो क्वेश्चन हमने किया था, तो नाक मुंह से खून आ जाता है, तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, सेम बात है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घट जाता है और ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में वायु दाब में कमी आती है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के ताप पर जी का मान क्या होगा? यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान, तो ये 2% बढ़ जाएगा, 2% ये बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट है ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या कोई सा नहीं। तो इसका जो यहाँ पर इनमें कारण है ये ऑप्शन ए में है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए उबलने का बिंदु भी नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या आधा होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो ऑप्शन ए में है, वायुमंडलीय दाब से ये अधिक होता है। नेक्स्ट हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण की कमी, आपेक्षिक वेग या घर्षण की अधिकता के कारण। तो दलदली जो सड़क पर उस पर हम क्यों फिसलते हैं? जो कीचड़ वाली जो होती है, आप गारे वाली समझ सकते हैं, कीचड़ मिट्टी जहाँ पर पानी डाला हो, या सेम कंडीशन उससे भी बन जाती है अगर फर्श पर या तेल वगैरह हो, तो ये घर्षण की जो कमी है उसके कारण है। और जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था बर्फ़ वाला, तो सेम यहाँ पर इसमें भी वही कंडीशन है। नेक्स्ट है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, गर्म मौसम, सर्द मौसम, शोषक, आंधी या झंझावात की संभावना का। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक है? जो ऑप्शन सी में है, आंधी या फिर जो झंझावात है इसकी संभावना का। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी, चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, अमाप में वृद्धि होगी, अमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा अगर पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा सी वाला, गुब्बारे के अपमाप में वृद्धि होगी। उसके बाद है समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो मतलब पृथ्वी की अपेक्षा पर्वतों पर ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते, या कोई सब नहीं। तो इसका जो कारण है सेम वही है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे, पानी उबलने वाला या ऊंचाई पर जाने पर मुंह से खून आना। तो ये सारे एक ही बात है, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, या वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है। तो इसका जो यहाँ पर इसमें कारण जो बताए गए हैं, जो ऑप्शन सी में आया है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। नेक्स्ट है उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, या जैसे उड़ने से पहले उसे तेज़ गति में दौड़ाया जाता है ताकि कार्यकारी वायु दाब को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो ये जो वायुयान से पहले हवाई जहाज जो होता है उसको दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, इसका कारण है ऑप्शन बी में, कार्यकारी वायु दाब को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाएगा, वायु दाब बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या वायु दाब घट जाता है। तो हाइड्रोजन से भरा अगर रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर वो फट जाता है, तो इसका जो यहाँ पर कारण है जो ऑप्शन डी में बताया गया है, वायु दाब घट जाता है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है
अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाएगा या प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो प्रेशर कुकर जो उसमें खाना जल्दी बनने का कारण क्या है? इसका जो कारण है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप है वो बढ़ जाता है। तो यही जो हमारी आज की क्लास 1 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।